तो हम यहाँ पर थे जी, हमने प्लाज्मोलाइसिस तो देख लिया, एनिमल के साथ अलग मामला हो रहा है, प्लांट के साथ अलग मामला है। एनिमल बेचारे बदकिस्मत हैं और प्लांट बेचारा खुशकिस्मत है। इसलिए आपने देखा है कि एक बंदे के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो इतनी आराम से उसकी कमी पूरी नहीं होती, जबकि प्लांट को आप यूं पानी दो, यूं उसके पत्ते सेट हो जाते हैं। देखा है ना आपने ये। अब आते हैं इस तरफ, डीप्लाज्मोलाइसिस की तरफ। अच्छा, अब डीप्लाज्मोलाइसिस में हमने क्या देखा कि अगर मैं सेल को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल देता हूँ, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा होता है, तो फिर क्या होगा, सेल एब्जॉर्ब करेगा पानी, सेल के अंदर पानी अंदर जाएगा, इसको हम कहेंगे कि सेल एब्जॉर्ब वाटर। तो अगर मैं सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में डाल देता हूं जिसमें पानी ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, सेल पानी जो है वो सेल के अंदर आएगा, यानी सेल एब्जॉर्ब वाटर, और सेल जो है वो फूल जाएगा। स्वेलिंग कह लें इसको आप, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल, स्वेलिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं जी डीप्लाज्मोलाइसिस या टर्जिडिटी। ठीक है, अब इसको देखते हैं एनिमल में। ये एनिमल का सेल है जी, इसको आपने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बाहर जो है वो हाई कंसेंट्रेशन होती है, सेल के अंदर लो, तो पानी ऐसे मूव होगा, अंदर जाएगा सेल के। तो अब पानी जो है वो सेल के अंदर जा रहा है, सेल फूल जाता है, एनिमल सेल फूलना शुरू हो जाएगा। इस फूलने वाली कंडीशन को हमने क्या नाम दिया हुआ है, डी प्लाज्मोलाइसिस। खतरनाक है जी ये भी। एक टाइम आएगा, अब एक बात होता ना, गुब्बारे को फुलाते रहो फुलाते रहो फुलाते रहो, क्या होगा, फट जाएगा एक टाइम पर। जब एक लिमिट होगी, उस लिमिट के क्रॉस करोगे, मजीद फुलाओगे, फड़ाम, गुब्बारा फट जाएगा। सेम ऐसा ही हो सकता है एनिमल्स के साथ। अगर एनिमल सेल जो है इसी तरीके से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पड़ा रहेगा और उसका सेल फूलता जाएगा, डीप्लाज्मोलाइसिस के बाद अगली जो स्टेज आती है उसको हम कहते हैं लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है फट जाना, एनिमल सेल फट जाएगा, फट जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। खतरनाक है एनिमल के अंदर भी, देख रहे हो आप, एनिमल के अंदर दोनों मामले खतरनाक हो रहे हैं। एनिमल जो है वो ज्यादा पानी लूज भी नहीं कर सकता, प्लाज्मोलाइसिस के जरिए मर जाएगा, ज्यादा पानी गेन भी नहीं कर सकता, लाइसिस के जरिए मर जाएगा। तो एनिमल के अंदर ये बड़ा बैलेंस करना पड़ता है, सेल के अंदर ना ज्यादा पानी आए ना ज्यादा पानी लूज हो जाए। ये आप सेकेंड ईयर के अंदर पहले चैप्टर में और ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे, इसको हम कहते हैं फिर ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर आप खुद देख रहे हो ना, अगर आपने ज्यादा पानी लूज किया तो ये लाइसिस हो जाएगा, लाइसिस में सेल मर जाता है, सॉरी ये प्लाज्मोलाइसिस, तो सेल मर जाएगा। और अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया सेल ने, तो भी वो मर जाएगा फटने से। तो एनिमल के अंदर जरा डिफरेंट मामला है। वजह क्या है, क्योंकि एनिमल के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो ये तो एनिमल के अंदर हो गया कि एनिमल को अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल देते हैं तो पहले डीप्लाज्मोलाइसिस होगा, उसका सेल फूल जाएगा, उसके बाद मजीद डीप्लाज्मोलाइसिस होता है तो फिर सेल फट जाता है, जिसको हम कहते हैं लाइसिस। जबकि प्लांट के अंदर अगेन बात है जी, ये सेल वॉल आ गई, ये सेल वॉल आ गई जी, और ये आ गया उसका साइटोप्लाज्म। नॉर्मल सेल है जी, ये साइटोप्लाज्म आ गया। अब वही बात है जी, अगर आपने इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला है तो बाहर पानी ज्यादा होता है, सेल एब्जॉर्ब करेगा पानी। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म फूलेगा, साइटोप्लाज्म फूलेगा, लेकिन एक लिमिट तक फूलेगा। लिमिट क्यों, क्योंकि वो जो सेल वॉल है, बस ये एक खास तक इसको फुलाएगा, उसके बाद रोकना शुरू कर देगा, ब्लॉक करना शुरू कर देगा, प्रेशर अंदर लगा के। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म आ गया। अब देखो ना, साइटोप्लाज्म फूल गया, लेकिन चारों तरफ दीवार मौजूद है। जब दीवार मौजूद होती है तो फिर दीवार क्या करती है, ब्लॉक करना शुरू कर देती है। आप एक कमरे के अंदर सामान भरना शुरू कर दो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, लेकिन दीवार आखिर में आपके सामानों को ब्लॉक करना शुरू कर देगी। अगर आपने ओवरलोड कर दिया, अपने सामान कमरे में भर दिया, उसके बाद दीवार जो है, अब आपके दीवार ने क्या करा, बंद कर दिया, अब आप सामान मजीद ऐड नहीं कर सकते। दैट इज द रोल ऑफ वॉल। यही कुछ यहाँ होता है। तो जब आपके प्लांट के सेल का साइटोप्लाज्म फूलना शुरू होगा, शुरू के अंदर फूल के ये साइटोप्लाज्म, ये जो सेल वॉल है ना, थोड़ा सा इनको बाहर मूव भी कर देगा। देखो नजर आ रही है ना, थोड़ा बाहर मूव भी हो जाएगी। उसके बाद सेल वॉल एक उल्टा प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। सुना है ना फिजिक्स के अंदर, न्यू फोर्स लग रही होती है तो फिर एक अपोजिंग फोर्स भी लगना शुरू हो जाती है, फिर बैलेंस हो जाती है। ऐसा मामला यहाँ होता है। अब साइटोप्लाज्म ऐसे फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, सेल वॉल अंदर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देता है, दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाती है, इसलिए मजीद फूलना बंद हो जाता है। अब ये लाइसिस नहीं होगा, क्योंकि अब ये मजीद फूलना बंद हो गया। अब पानी वानी एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा, फूलना बंद कर देगा, बस ये ऐसे सख्त रहेगा। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिडिटी।
ठीक है, टर्जिडिटी यानी कि सख्त हो जाता है प्लांट का सेल। तो टर्जिड हुआ हुआ है, ये सख्त हुआ हुआ है, इससे आगे ये पानी एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा और ना ही कोई लाइसिस होगा, सेल फटेगा। तो प्लांट खुशकिस्मत है इस मामलात में, प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस के मामले में। जबकि एनिमल सेल जो है वो बदकिस्मत है, एनिमल सेल सुकड़ भी सकता है, फट भी सकता है, दोनों मामलात उसके साथ हो रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या देखा जी, हमने देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ये हमने तीनों सॉल्यूशंस देख लिए। ठीक है, टर्जिडिटी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक वगैरह हो गया। अब एक और छोटे छोटे से दो चार बातें हैं जी। एक होती है टर्म्स, अब ये छोटी छोटी सी हैं जो हमारे पास आएंगी चैप्टर में ना, वर्ड्स आते जाएंगे। एक आएगा इम्बिबिशन। इम्बिबिशन, इम्बिबिशन क्या होता है जी, हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं, खासकर प्लांट्स के पार्ट्स होंगे आपके पास प्लांट के, अगर आप उनको पानी में डाल दोगे वो पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाएंगे। इस कंडीशन को या इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम कहते हैं इम्बिबिशन। मिसाल के तौर पे आपके पास ये अगेन एक बीकर है, ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर ये क्या पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है। अब इस बीकर के अंदर मैं क्या करूं, एक सीड डाल दूं। ये क्या डाला है मैंने, एक सीड डाला है, बीज। अब बीज जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, सॉरी हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ठीक है, सीड जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर लविंग, यानी कि प्यार से, पानी से इसको मोहब्बत होती है, पानी जहां मिलेगा ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। एक अपोजिट टर्म और होती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। उसका मतलब होता है कि वाटर हेटिंग, पानी से उसको नफरत होती है। जैसे ये जो हमारी लिपिड्स होती है ना, चर्बी, चिकनाई, ये वाटर फिलिक होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करती, पानी को दूरी भगाती है, भाई दूरी दूर रहे। जबकि ये सीड वगैरह ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी को अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक बीकर है, इसमें पानी मौजूद है, मैंने इसके अंदर एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल डाल दिया, एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल सीड। अब ये चूंकि हाइड्रोफोबिक है, वाटर लविंग है, ये पानी को अपने अंदर लेना शुरू कर देगा, अपने अंदर लेना शुरू कर देगा, और होगा क्या, थोड़े टाइम बाद इसका साइज बढ़ जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी का साइज बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं इम्बिबिशन। स्वेलिंग ऑफ सब्सटेंस या हाइड्रोफोबिक मटेरियल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्वेलिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक मटेरियल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन, ये पानी स्टोर कर लेते हैं इस तरह, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इस प्रोसेस को आप कहते हो इम्बिबिशन। तो इम्बिबिशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई अगर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है और आपने उसको पानी में डाल दिया तो वो पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, पानी को क्या करके, पानी को वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं इम्बिबिशन। अब एक और चीज होती है, एक और वर्ड आपके सामने बहुत आएगा जी, वाटर पोटेंशियल। इसको भी देख लेते हैं, ये क्या चीज होती है, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल कहते हैं जी पानी की एनर्जी को पानी की, मिसाल के तौर पे ये आपके पास सपोज करें जी, अगेन दो तीन बीकर ले लेते हैं, एक ये बीकर ले लेते हैं और एक ये बीकर ले लेते हैं। दो बीकर ले लिए मैंने, ठीक है जी, ये दो बीकर ले लिए। इस बीकर के अंदर भी हमने पानी भर रखा है, ये देखें जी पानी भर रखा है, और इस बीकर में भी मैंने पानी भर रखा है, दोनों बीकर्स में पानी भर रखा है। लेकिन ये यहाँ पे पहले बीकर में, ए बीकर में जो पानी है वो प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर। जबकि बी बीकर के अंदर हमारे पास प्योर वाटर नहीं है, सोल्यूशन है, यानी कि वाटर प्लस कोई सॉल्यूट, वाटर प्लस सॉल्यूट। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ए सोल्यूशन के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है और बी सोल्यूशन के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन लो है, क्योंकि ए के अंदर सिर्फ पानी ही पानी है, पानी के ही मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि बी के अंदर पानी के साथ साथ कोई सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है। तो अब पानी की भी एक एनर्जी होती है, पानी जो होता है इसकी भी एक एनर्जी होती है, जितना ज्यादा पानी होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। आपने केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स में पढ़ा होगा ना पोटेंशियल एनर्जी, कि हर ऑब्जेक्ट, आपने फिजिक्स में पढ़ा तो है ना, बल्कि एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा तो है हमने, काइनेटिक एनर्जी।
तो आपके पास हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है, उस एनर्जी को आप कह रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने पास ये जमीन पर एक ऑब्जेक्ट बॉक्स पड़ा हुआ है, इसके अंदर एनर्जी होगी, क्या नाम होगा उसका? पोटेंशियल। आप इस जमीन से इसको उठा के ऊपर ले जाओगे, अब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी होगी लेकिन ज़रा ज़्यादा होगी, और ऊपर ले जाओगे तो इसके अंदर और एनर्जी होगी लेकिन थोड़ी ज़्यादा होगी। इस स्टोर एनर्जी को हम कह रहे होते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि तकरीबन जो भी दुनिया के अंदर चीज़ पाई जाती है सबों में पोटेंशियल एनर्जी होती है। चाहे गाड़ी खड़ी हुई है, चाहे बॉक्स खड़ा हुआ है, कुछ भी हो, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई होती है और उस स्टोर एनर्जी को हम कह रहे होते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब आप इसको जितना ऊपर लेके जाते जाओगे उतना ये इंक्रीज होती है। ये तो फिजिक्स के अंदर है, ये तो फिजिक्स का था, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरीके से ये पानी भी तो इसी दुनिया में है ना, बाहर तो नहीं है, इसी दुनिया में। तो इस पानी के अंदर भी तो ये वाली एनर्जी होनी चाहिए ना। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? फिजिक्स में मैंने आपको बताया एवरी ऑब्जेक्ट हैज एन स्टोर्ड एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पानी के अंदर भी तो एक एनर्जी होनी चाहिए। तो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल, और ये प्योर वाटर में ज्यादा होगी। इसमें वाटर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगी, सॉल्यूट वाले में कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो है वो ज्यादा है, इसके अंदर कम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा है। प्योर वाटर का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा है, ये सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। जबकि इस वाले सोल्यूशन में ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पानी के नहीं है, इसमें समझ लो इतने पानी के हैं और ये सारे जो है ये सॉल्यूट है। तो अब इसमें चूंकि पानी कम हो गया लिहाजा उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो ये जो पानी की स्टोर्ड एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। जितना ज्यादा पानी प्योर होगा उतनी ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगी, जितना पानी इम्प्योर होगा उतनी कम होगी। तो अब हम कहते हैं इसको क्या कि इट हैज, ये जो ए सोल्यूशन है, इट हैज हाई वाटर पोटेंशियल, और इसको हम क्या कहेंगे? इसमें लो वाटर पोटेंशियल है। और वही बात जैसे कंसंट्रेशन के अंदर होता है ना, मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो, इसी तरह अगर आपके पास दो सोल्यूशन है, सपोज करें जी ये है जी एक आपके पास, ठीक है, इस तरफ वाटर पोटेंशियल जो है वो हाई है, इस तरफ वाटर पोटेंशियल जो है वो लो है, तो मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव करेंगे वाटर के, हाई से लो। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल के तहत भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से मूव करके जहाँ कम होता है उस तरफ जाते हैं। तो पानी की स्टोर एनर्जी को, पानी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होती है उसको हम कह रहे होते हैं वाटर पोटेंशियल। जितना ज़्यादा पानी होगा, जितना ज़्यादा प्योर पानी होगा उतना वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जितना इम्प्योर होता है उतना वाटर पोटेंशियल कम होता है। अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके एक तरफ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरी तरफ वाटर पोटेंशियल कम है, इस तरफ प्योर वाटर पाया जा रहा है, इस तरफ जो है वो सॉल्यूट वाला पानी है, तो फिर जो है यहाँ हो गई हाई वाटर पोटेंशियल और यहाँ हो गई लो वाटर पोटेंशियल। तो मूवमेंट जो है वही ऑस्मोसिस जो है वो कैसे होगी? फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो ये हो गया वाटर पोटेंशियल। ठीक है जी, और मुझे सोचने थे कुछ और टर्म्स तो नहीं है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक, नहीं, अगर आती जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताता जाऊंगा। तो ये तो वो टर्म्स हो गई जो हमें समझनी है, ताकि फिर हम जब प्लांट और एनिमल का ट्रांसपोर्ट पढ़ें तो ये वाले सारे टर्म्स आएंगे, बहुत आएंगे, वहाँ तो मैं समझा नहीं सकता, इसलिए मैंने पहले आपको सुकून से समझा दिया। तो रिमेंबर, आप रिवाइज कर लीजिएगा कौन कौन सी हमने टर्म्स पढ़ी। एक हमने पढ़ी पैसिव, मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे भी याद ध्यान ही रहे ना कि मैंने ये टर्म्स पढ़ा दी। हमने पढ़ा सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिर हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर हमने पढ़ा ऑस्मोसिस, फिर हमने पढ़ा डिफ्यूजन। फिर डिफ्यूजन में भी हमने जो है वो दो टाइप पढ़ी, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन यही हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये वाली चीज़ है, हाइपर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़ा। ठीक है जी, फिर हमने प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस, टर्जिडिटी, ये सब चीज़ें पढ़ी हमने, टर्जिडिटी और प्लाज्मोलाइसिस, टर्जिडिटी, और क्या पढ़ा था? डी प्लाज्मोलाइसिस। ये देखो फिजिक्स का बंदा पता नहीं क्या करने आ गया यहाँ पे, अबू बकर। अबू बकर बेटा ये बायो की क्लास है। अरे सर मुझे क्या पता, आप मुझे लगा सर्दी का ऑनलाइन होते होंगे, जा रहा हूँ। हाँ ठीक है जी, ये डी प्लाज्मोलाइसिस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा इम्बिबिशन, इम्बिबिशन, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वाटर पोटेंशियल, ये हमने पढ़ा।
ठीक है जी। तो ये हमने कुछ टर्म्स पढ़ ली है, ठीक है जी, इनको जहन में रखिएगा, इनको रिवाइज भी कर लिएगा। अब थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बात करते हैं, फिर हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। हमें पता है जी कि हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। ये सारा जो पोर्शन है इसको अब साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सारा पोर्शन साइटोप्लाज्म कहलाता है, साइटोप्लाज्म। और ये जो बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर प्लांट का सेल है तो फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और चीज होगी जिसको आप सेल वॉल कहोगे। अब जरा यहाँ देखते हैं कि यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, या ऐसे अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ये देख लेते हैं। हाथ क्या है ना, बाहर एनवायरनमेंट है, अभी तो हमने यही देखा ना, पानी बाहर से अंदर आ गया, अंदर से बाहर चला गया, आया कैसे, वो चीज देखते हैं जरा। सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में कैसे आ रही है, या साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एनवायरनमेंट में कैसे जा रही है। हमने एक चैप्टर में पढ़ा है जी कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है जी, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोसाइक मॉडल। ठीक है जी, मैं जरा बना लूं पहले सकून से, फिर हम बात करते हैं। हाँ जी, तो ये वाला तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं जी सेल वाले चैप्टर में। इस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोसाइक मॉडल, सिंगल निकलसन ने बनाया था, याद होगा आपको। ठीक है जी, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के या नीचे की तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है जी, और ये साइटोप्लाज्म है, यानी कि ये सेल है नहीं, ठीक है, ये नीचे साइटोप्लाज्म है। ये बाहर क्या है जी, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहर जो है वो एनवायरनमेंट हो गया, तो इसको मिटा देते हैं अब यहाँ से। ठीक है जी, तो बाहर की तरफ क्या है, ये बाहर की तरफ है इसका एनवायरनमेंट, यानी कोई हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, या कोई पानी या रूट, कुछ भी बाहर वाला एनवायरनमेंट। अब मटेरियल कैसे मूव होते हैं, सबसे पहले सपोज करें जी, ये आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। चलें ब्लैक से, हमने ब्लैक से बनाए जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो हमने ब्लैक से बनाए, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो हमने पढ़ा है जी, ऑक्सीजन या कोई सॉल्यूट वगैरह होता है, जैसे कि छोटे मोटे सॉल्यूट होते हैं, सोडियम वगैरह, वो डिफ्यूजन के जरिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएंगे। बाहर जाएगा ऊपर की तरफ ज़्यादा है, एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा। चलें और 2-3 बना लेते हैं। ये हो गया जी ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है जी, बाहर की तरफ ज़्यादा है, अंदर की तरफ बस 1-2 ही है, बस चले 3 है। तो अब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ हो गई लो, ठीक है। तो ये ऐसे क्रॉस करके ऐसे मेम्ब्रेन की ये जो लिपिड वाला हिस्सा होता है ना, फॉस्फोलिपिड वाला, आपको याद होगा कि ये जो मैंने गोल गोल और ये दांत नुमा ब्रुश की तरह बनाए हुए, ये फॉस्फोलिपिड है, जबकि ये प्रोटीन है, ठीक है, ये सब याद है। ये वाला हिस्सा है फॉस्फोलिपिड, ये वाला, जबकि ये प्रोटीन है। ये रेड वाला जो है ना ये प्रोटीन है, चले ये वाला जो है ये प्रोटीन है। तो हमारे पास यहाँ एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, और अंदर सेल में यानी साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम है। तो वही ऑस्मो वो डिफ्यूजन होगा जी, मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई से लो की तरफ, ये ऐसे, ये हो गया डिफ्यूजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तो ऐसे मूव हो जाती है। इसी तरह अगर नीचे अंदर साइटोप्लाज्म में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती, सपोज करें जी, अब हम ऐसे कर लेते हैं। अब हमारे पास देखो नीचे ये जो मॉलिक्यूल्स अब मैं साइटोप्लाज्म में बना रहा हूँ, ये है जी कार्बन डाइऑक्साइड। अब अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो यहाँ हो गई हाई कंसेंट्रेशन, यहाँ हो गई लो कंसेंट्रेशन। तो अब जो है वो ऐसे मूव नहीं करेगा ये, अब बल्कि ये कैसे मूव करेगा, ऐसे फ्रॉम हाई टू लो, यानी कि साइटोप्लाज्म से बाहर चले जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट या साइटोप्लाज्म में जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ फ्लो कर जाएगा, और कहाँ से क्रॉस करता है, फॉस्फोलिपिड, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप होता है, उस गैप में से ये क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और ये हो जाएगी डिफ्यूजन। क्यों, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं ना, ये डिफ्यूजन हो गई। ठीक है जी, तो ऐसे तो हमारे पास साइटोप्लाज्म, ये जो सेल मेम्ब्रेन है,
इसमें से जो है आप समझ लो क्या मूव हो रहा है, गैसेज मूव हो रही है। तो गैसेज मूव हो रही होती है बाय डिफ्यूजन, ये तो हमने पहले भी बात की है। तो गैसेज मूव होती है जी बाय डिफ्यूजन। अब जहां ज्यादा होगी वहां से कम की तरफ चले जाएंगे। अगर अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो ऐसे अंदर से बाहर चले जाएंगे, बाहर ज्यादा है अंदर कम है तो बाहर से अंदर आ जाएंगे। और कहाँ से आते हैं, प्रोटीन में से नहीं आते, ये फॉस्फोलिपिड को क्रॉस करते हुए, क्योंकि इन फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स में गैप होता है, उन्हीं गैप, और ये मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, इन्हीं गैप में से गुजर के आ जाते हैं आराम से। सिमिलरली पानी की भी, पानी का भी ऐसा ही मामला होता है। अब ये हाई मॉलिक्यूल्स है, सपोज करें पानी जो है हाई हो गया कहाँ पर, अंदर, बाहर है जी लो, तो वही होगा जी हाई से लो की तरफ पानी जो है वो मॉलिक्यूल मूव हो जाएगा, वही हाई से लो। अब चूंकि ये पानी का मॉलिक्यूल मूव हो रहा है तो ये हो जाएगा ऑस्मोसिस, ठीक है। और वही बिल्कुल वैसे ये जो फॉस्फोलिपिड का गैप होता है इनमें से गुजर जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वाटर हो चाहे गैस हो, इनकी मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है ये फॉस्फोलिपिड में से होती है। फॉस्फोलिपिड में गैप्स मौजूद होते हैं, उन गैप्स में से ये क्रॉस करके हाई रीजन से लो रीजन की तरफ चले जाते हैं। अगर पानी मूव हो रहा होता है तो आप ऑस्मोसिस कहोगे, और अगर जो है वो गैस या सॉलिड मूव हो रहा होता है तो आप इसको कहोगे क्या, अल्लाह आपका भला करे, इसको आप कहोगे डिफ्यूजन। इसी तरीके से दो चीज़ें हो गई। अगर हमारे पास ना पानी ना वो, बल्कि सिंपल से आइंस हैं, जैसे कि सोडियम आइन, पोटेशियम आइन, क्लोरीन आइन, अगर सिंपल से आइन है तो वो भी इस क्रॉस में से कट जाते हैं। जबकि मैंने आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बताया था कि जिसमें मॉलिक्यूल्स किसी कैरियर प्रोटीन की मदद से जाते हैं, तो वो ये है कैरियर प्रोटीन, ये है वो कैरियर प्रोटीन। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करेंगे जिस कैरियर प्रोटीन में से होके गुजरेंगे, जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ग्लूकोज वगैरह के, वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड में से नहीं आ सकते। तो सपोज करें अब ये जो मॉलिक्यूल्स, अब ये नीचे की तरफ हाई कंसेंट्रेशन है, ये है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल्स है। अब ये बड़े हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड का गैप होता है उसमें से क्रॉस करके ये नहीं जा सकते, ये यहाँ से नहीं जा सकते। तो फिर ये क्या करेंगे, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन बाय कैरियर प्रोटीन। तो ये हो जाएगी क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हमारे सेल के अंदर से कोई चीज़ बाहर जाती है या बाहर से सेल के अंदर कोई चीज़ आती है, यही प्रोसेस यूज होते हैं। पानी मूव करेगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस, गैस या कोई सिंपल नॉन चार्ज आइंस होते हैं सॉलिड वगैरह के, तो वो मूव करते हैं बाय डिफ्यूजन। और ये ऑस्मोसिस डिफ्यूजन जो है वो फॉस्फोलिपिड से हो रहा होता है। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, या चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो फिर वो कैरियर प्रोटीन से होके गुजरते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन फॉस्फोलिपिड से नहीं जाते, वो जाते हैं कैरियर प्रोटीन से। तो ये हो जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीनों चीज़ें आ गई, ऑस्मोसिस भी। और अगर आपके पास लो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर लो है और आपने इसको हाई की तरफ मूव करा तो ये एक्टिव हो जाएगा, यहाँ एनर्जी लग जाएगी। ठीक है जी, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्लांट के अंदर किस तरह कौन कौन से मटेरियल्स हैं और किस तरह प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होती है इसको देखेंगे। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग को दोबारा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे प्रोसेस इस पूरे चैप्टर में बहुत दफ़ा रिपीट होंगे।